वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम लाए हैं एक स्पेशल मूवी जो एरिक लिडल नाम के एक साहसी इंसान की लाइफ पर आधारित है। मूवी का नाम है ऑन विंग्स ऑफ ईगल्स। इस कहानी में बताया गया है कि एरिक ने अपने लोगों को आजाद करवाने के लिए किस कदर स्ट्रगल किया, पर क्या उसे सफलता मिली, जानने के लिए देखिए मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि 1924 ओलंपिक्स के 400 मीटर रेस में एरिक ने गोल्ड मेडल जीता। उसे अमेरिका के कई ब्रांड्स स्पॉन्सर करने को तैयार हो गए ताकि वो अपनी स्पोर्ट्स करियर जारी रख सके, लेकिन एरिक ने उन बड़े बड़े ब्रांड्स का ऑफर ठुकरा दिया और चाइना में बस गया। दरअसल एरिक का जन्म चाइना में हुआ था और वो मिशनरी के तौर पर अपने लोगों की सेवा करना चाहता था। मिशनरी वो लोग होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं। वहाँ उसने अपनी लवर फ्लोरेंस से शादी भी कर ली जो कि एक नर्स है। एरिक वहाँ के एंग्लो चाइनीज कॉलेज में केमिस्ट्री, इंग्लिश और एथलेटिक्स सिखाता है। उसके पेरेंट्स स्कॉटलैंड को बिलोंग करते थे, लेकिन एरिक चाइना को ही अपना देश मानता है और अपने इलाके के गरीब और जरूरतमंद लोगों की बहुत सेवा करता है। पर उस दौरान चाइना और जापान के बीच में युद्ध पूरे देश को तहस नहस करने लगा। आम लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब एक दिन वो क्लास की खिड़की से देखता है कि उसका एक स्टूडेंट भागकर आ रहा है क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गया। उसके हाथ में फलों से भरा बास्केट होता है, लेकिन आसमान में अचानक कई सारे प्लेन्स नजर आते हैं और स्कूल पर बॉम्ब गिरा देते हैं। ये जुल्म एरिक से देखा नहीं जाता। जापान के आक्रमण से चाइना में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, इसलिए ब्रिटिश सरकार यहाँ के ब्रिटिशर्स को जल्दी से जल्दी देश छोड़ने का सुझाव देती है। एरिक की पत्नी फ्लोरेंस जो कि प्रेग्नेंट है, वो अपनी 2 बेटियों के साथ कनाडा के लिए निकल जाती है, लेकिन एरिक उनके साथ नहीं जाता। वो जियाओजेंग नाम के एक जगह पर एक रूरल मिशन स्टेशन पर जाता है और गरीबों की सेवा करना चाहता है। जाने से पहले फ्लोरेंस एरिक के असिस्टेंट और दोस्त जू से कहती है, तुम एरिक का ख्याल रखना। जू कहता है कि मैं हर हाल में एरिक को प्रोटेक्ट करूंगा। अब इस तसल्ली के साथ फ्लोरेंस अपनी दोनों बेटियों के साथ शिप में निकल जाती है। जब एरिक और जू घर लौटते हैं तो जापानीज इंपीरियल आर्मी ने उनका घर लूट लिया होता है और उसके घर पर कब्जा भी कर लिया। इतने बदतर हालात में भी एरिक हिम्मत नहीं हारता, बल्कि हर हाल में साहस और शक्ति का प्रार्थना करता है। अब वो बिल्कुल बेघर हो चुका है, लेकिन वो अपने स्कूल में रहने लगता है जहाँ युद्ध से पीड़ित जगहों से काफी लोग शरण ले रहे होते हैं। एरिक उन लोगों के साथ घुल मिल जाता है और उनके साथ दुख में शामिल भी होता है। वो अपनी तरफ से उनकी पूरी मदद करता है। रोज सुबह एरिक उन्हें रनिंग के लिए लेके जाता है। इस तरह वो उनकी हिम्मत बनाए रखता है और रिफ्यूजीज को एक नॉर्मल लाइफ का एहसास कराता है। वे वैसे तो मुसीबतों से घिरे हुए हैं, लेकिन एरिक की रहमदिली और उसका दृढ़ विश्वास बाकी रिफ्यूजीज को नई ताकत देता है। अब एक दिन रनिंग के दौरान एरिक एक छोटे लड़के को सड़क पर भटकते हुए देखता है। एरिक को उस बच्चे पर बहुत तरस आता है और वो उसको अपने स्कूल लेके आता है। इस बच्चे का नाम जियाओ है और वो बाकी रिफ्यूजीज के साथ स्कूल में रहने लगता है। धीरे धीरे वो एरिक के साथ बहुत क्लोज हो जाता है और उसे अपने पिता की तरह मानता है। एरिक उसको पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाता है। एरिक की वजह से जियाओ की लाइफ काफी संभल जाती है, हालांकि उसके चारों ओर की दुनिया युद्ध के कारण इधर उधर हो गई है। अब एक दिन एरिक को फ्लोरेंस का लेटर मिलता है। उसमें एरिक की तीसरी बेटी की फोटो होती है जो हाल ही में पैदा हुई है। ये जानकर एरिक बहुत खुश होता है। उसे तसल्ली होती है कि उसकी फैमिली उससे दूर ही सही लेकिन कम से कम सेफ तो है। शाम को बाकी रिफ्यूजीज के साथ इस खुशखबरी को सेलिब्रेट करता है। दोनों रिफ्यूजीज भी उसके लिए बड़े खुश होते हैं। एरिक और जू अपने घर परिवार की बातें शेयर भी करते हैं। एरिक कहता है कि उसका भाई पास के जियाओजुआंग सिटी हॉस्पिटल में है। उन लोगों को मेडिकल सप्लाईज की सख्त जरूरत है क्योंकि युद्ध में घायल हुए लोगों को वहां एडमिट किया गया है। बिना मेडिसिन के कई लोग मर रहे हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ये कहकर एरिक अपनी कीमती वॉच उतार कर देता है। उसके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा होता। कई दिन की प्लानिंग के बाद एरिक, जू और कुछ रिफ्यूजीज पास के एक हॉस्पिटल से जरूरत की सारी मेडिसिन खरीद लेते हैं, क्योंकि दिन के वक्त जापानीज सोल्जर्स उन्हें ये सब नहीं करने देते, इसलिए वे रात को अपना काम करने लगते हैं। अब अगले दिन में ट्रक में मेडिसिन लेकर जियाओजुआंग हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में बॉर्डर कंट्रोल चेक पॉइंट पर जापानीज सोल्जर्स उनको रोक भी देते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो। एरिक उनको एक पुराना न्यूज़पेपर दिखाता है जिसके फ्रंट पेज पर एरिक की वो फोटो होती है जब उसने ओलंपिक का 400 मीटर का रेस जीता था। अरे इस फोटो को देखकर हम क्या करें, वो तो ठीक है, लेकिन तुम चाइना में क्या कर रहे हो। जब एरिक खुद को स्कूल टीचर बताता है तो वे उनकी ट्रक को जाने देते हैं। फिर वे हॉस्पिटल पहुंचकर सारे मेडिसिन हॉस्पिटल स्टाफ को दे देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पर्ल हार्बर के अटैक के बाद अमेरिका और जापान की लड़ाई घमासान हो चुकी है। यहाँ एरिक एक कपल की शादी करवा रहा होता है कि तभी वहाँ पर जापानीज इंपीरियल आर्मी अंदर घुस आती है और शादी में आए हुए लोगों को वेजम नाम के प्रिजन कैंप में लेके जाते हैं। जापानीज आर्मी का लीडर बताता है कि जो लोग फैमिली के साथ हैं उन्हें एक साथ रखा जाएगा और जो अकेले हैं उन्हें अलग रखेंगे। एक रात गार्ड्स एरिक को जगाकर उनके एक कमांडर के पास लेके जाते हैं।
कमांडर ने एरिक के ओलंपिक अचीवमेंट्स के बारे में बहुत सुना है और वो एरिक को रेस में हराना चाहता है और इस कंपटीशन के लिए एरिक को अच्छा खाना और स्पेशल केयर दी जाएगी। लेकिन एरिक खुद खाने के बजाय कैंप के दूसरे प्रिजनर्स को दे देता है, हालांकि ऐसा करने से अब उसकी जान को खतरा होगा। जू और जियाओ एरिक को ढूंढते हुए उसके कैंप में पहुंचते हैं। उसकी मदद करने के लिए दोनों उसी प्रिजन कैंप में सफाई का काम करने लगते हैं। अब एक दिन कैंप के बच्चों को केमिस्ट्री सिखाते हुए वो देख लेता है कि जू और जियाओ मजदूरी कर रहे हैं। अब जू एक टावर के नीचे एरिक के लिए कुछ चीजें छुपा के रखता है। रात को एरिक उस बैग को उठाकर अंदर लेके जाता है और अपने साथ प्रिजनर्स के सामने उसको खोलता है। उसमें मस्त फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि इस कैंप में कुछ भी अंदर लाना मना था। कुछ दिन बाद एरिक और कमांडर की रेस का दिन आता है। सभी एरिक को चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन एरिक को देखकर साफ पता चलता है कि वो बहुत ही कमजोर हो चुका है क्योंकि उसने कमांडर का दिया हुआ पौष्टिक खाना तो खाया नहीं। रेस शुरू होती है पर एरिक लीड करता है, लेकिन कमजोरी के कारण वो बीच में ही गिर जाता है। इस तरह वो इस रेस को हार जाता है। तभी उसका एक साथी जिसका नाम डेविड है वो उसे सपोर्ट करता है और कमांडर पर चिल्लाता है कि कई दिनों का भूखा रेस में कैसे दौड़ेगा, उसे खाना दो। अब कमांडर और गार्ड्स कंफ्यूज होते हैं कि हमने इसको इतना सारा खाना दिया, फिर ये भूखा क्यों है। और जब पता चलता है कि उसने सारा खाना दूसरों में बांट दिया था तो कमांडर गुस्से में उसको पीटने लगता है। डेविड को भी खूब मार पड़ती है। फिर दोनों को एक अंडरग्राउंड होल में रखा जाता है, यही उनका पनिशमेंट होता है। अब रात को जू दबे पैर कैंप के अंदर घुसकर एरिक को खाना और पानी देता है, लेकिन पास के होल में डेविड भी भूखा होता है। उसको छोड़कर एरिक कैसे खा सकता था। वो डेविड को भी खाना देता है। जू कहता है कि तुम प्लीज किसी तरह यहाँ से बच निकलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे लगता है कि जापानीज तुम्हें मार डालेंगे। पर एरिक कहता है कि मैं अपने लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ यार, मैं चला गया तो इन सब की उम्मीदें टूट जाएंगी। कुछ दिन बाद एरिक और डेविड को होल से रिलीज करके वापस कैंप में लेके आते हैं। सभी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अब एरिक को कठिन से कठिन काम दिए जाते हैं। एक दिन वो जू से मिलता है तो वो बताता है कि अमेरिका के साथ युद्ध करके जापान का बुरा हाल हो गया, इसलिए प्रिजन कैंप में आज से खाना सप्लाई नहीं होगा। लेकिन मैंने कैंप के कुछ गार्ड्स के साथ डीलिंग कर ली है, वे महीने में 2 बार इस इलेक्ट्रिक फैंस का पावर ऑफ कर देंगे और जियाओ फैंस पार करके तुम सबको और उन रिश्वतखोर गार्ड्स को खाना और दूसरी चीजें दे जाएगा। उसके प्लान के मुताबिक उस रात जियाओ कैंप में जाकर उन्हें फूड आइटम से भरे बैग्स देता है। लेकिन अगले दिन दूसरे गार्ड्स डेविड को स्मोक करते हुए पकड़ लेते हैं और उसको टॉर्चर करते हैं कि बता सिगरेट कहाँ से आया। वे उसे बहुत मारते हैं और डेविड को डर लगता है कि कहीं वे उसे जान से न मार देंगे। फिर वो जू से मदद मांगता है कि किसी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसके बाद जू और जियाओ मिलकर एक बहुत ही रिस्की प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक डेविड प्रिजन के ह्यूमन वेस्ट कंटेनर में बैठकर कैंप से बच निकलता है। गार्ड्स परेशान होते हैं कि डेविड यहाँ से कैसे बच गया। कमांडर का गुस्सा लिमिट पार कर जाता है और वो हर प्रिजनर से डेविड के बारे में पूछता है, लेकिन उसे किसी से कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर तंग आकर वो ह्यू नाम के एक प्रिजनर को अकेले सेल में बंद कर देता है। वो सबको वार्न करता है कि अगर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला तो एक एक को अंडरग्राउंड में बंद कर दूंगा। कैंप में अब सभी घबराए हुए होते हैं। इसी बीच एरिक की सेहत बद से बदतर होती है। अक्सर उसकी नाक से खून निकलता है और उसका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। कई दिन सेल में बंद रहकर टॉर्चर सहने के बाद आखिर ह्यू को रिलीज किया जाता है, लेकिन वो बिस्तर से उठ नहीं पाता। उसे सेवर निमोनिया हो गया है और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन एरिक उसे मरने नहीं देगा। प्रिजनर्स में एक डॉक्टर होता है जिसके साथ मिलकर एरिक दिन रात ह्यू का ख्याल रखता है, लेकिन जल्द ही उनके मेडिसिन सप्लाईज खत्म हो जाते हैं। अब वे क्या करेंगे? लेकिन एरिक बुरे से बुरे हालात को देख चुका है, इसलिए इसका भी वो एक सोल्यूशन निकालता है। वो जापानीज आर्मी के मेजर से मिलता है और उसे रेस के लिए चैलेंज करता है, लेकिन एरिक की शर्त यह है कि अगर मैं जीत गया तो अपनी मर्जी से कैंप के अंदर मेडिकल सप्लाईज ले आऊंगा। पहले तो मेजर उसके चैलेंज को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि एरिक इतना कमजोर है कि रेस जरूर हार जाएगा। ये सोचकर वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अगले हफ्ते रेस होगी। अब एरिक अपने कमजोर शरीर को ट्रेन करता है, हालांकि उसमें इतनी ताकत बची नहीं होती। उसके साथी उसको वार्न करते हैं कि ये रेस तुम्हारी मौत भी हो सकती है और मेजर भी यही चाहता है कि तुम मर जाओ, लेकिन एरिक का आत्मविश्वास कम नहीं होता। रेस के दिन प्रिजनर्स को बाहर अलाउ नहीं किया जाता। वे अंदर से ही एरिक की जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। अब रेस शुरू होती है। सभी चुपचाप रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। एरिक पहले धीरे दौड़ता है, लेकिन फिर स्पीड पिकअप करके मेजर से आगे भाग जाता है। आखिर में जब वो मेजर से पहले फिनिशिंग लाइन क्रॉस करता है तो सभी एकदम चौंक जाते हैं कि एरिक के कमजोर शरीर में इतना स्टेमिना कहां से आया। और इस ऐतिहासिक जीत के बाद उसी रात जियाओ को कैंप में अलाउ किया जाता है। वो ढेर सारे मेडिसिन और जरूरत की चीजें लेके आ जाता है। प्रिजनर्स की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। दरअसल एक कमांडर पावर सप्लाई रूम में आकर गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि सब बाहर जाओ। गार्ड्स तुरंत समझ जाते हैं कि जब जियाओ फेंस पर चढ़ेगा तो कमांडर पावर ऑन कर देगा। गार्ड्स नहीं चाहते कि एक मासूम बच्चे की जान जाए। वे तुरंत बाहर जाकर एरिक को वार्न कर देते हैं। अब एरिक और बाकी प्रिजनर्स इलेक्ट्रिक फैंस की ओर भागते हैं और जियाओ को आवाज देते हैं कि बेटा फैन से कूद जाओ,
लेकिन उनकी मेहनत बेकार चली जाती है क्योंकि कमांडर ने बेरहमी से फैंस का पावर ऑन कर दिया था। जियाओ को जोर का झटका लगता है और वो मासूम सबकी आंखों के सामने मारा जाता है। जियाओ को फैंस पर लटकते हुए देखकर एरिक और जू एकदम टूट जाते हैं और तभी कमांडर वहां पर आता है और सबको वार्न करता है कि जापानीज इंपीरियल आर्मी के साथ जो भिड़ेगा वो इस तरह मरेगा। इसके बाद हर तरफ चुप्पी छा जाती है। अब कोई किसी से बात तक नहीं करता। बिना ट्रीटमेंट के ह्यू भी मर जाता है। एरिक हिम्मत करके ह्यू की पत्नी कैथरीन को इन्फॉर्म करता है जो प्रेग्नेंट है। वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है। ह्यू की मौत से सब बहुत दुखी और मायूस हो जाते हैं। सभी घबराए हुए हैं कि अब क्या करें, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अगले दिन एरिक को क्रिसमस के लिए घर जाने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन वो मेजर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बदले में कैथरीन को घर जाने दीजिए प्लीज। एरिक कैथरीन और उसके होने वाले बच्चे की सुरक्षा करना चाहता है। फिर एक दिन अचानक कैंप में एरिक की मृत्यु हो जाती है। दरअसल उसे ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन उसकी हिम्मत, अपने लोगों के लिए प्यार और उसकी सेवा, इन सब बातों को उसके लोग हमेशा याद रखेंगे। उसे बड़ी इज्जत के साथ दफनाया जाता है। उसके सभी साथी उसे श्रद्धांजलि देते हैं। उसकी कब्र पर आकर जू बहुत ज्यादा रोता है। एरिक की मृत्यु के 5 महीने बाद प्रिजनर्स को तसल्ली देने वाली एक खबर मिलती है कि युद्ध में जापान सरेंडर हो चुका है। इसी वजह से प्रिजन कैंप के सभी प्रिजनर्स को आजाद कर दिया जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।